हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट। आज का वीडियो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 3। पार्ट 1 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए, तब ये वीडियो समझ में आएगा। चलिए लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि सारे वीडियोस आपको दिखाई दें, क्योंकि हमारे सारे वीडियो सिर्फ हमारे मेंबर्स को ही दिखाई देते हैं, तो उसके लिए आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप कैसे लेनी है, कैसे ज्वाइन करनी है, उसका प्रोसेस एक वीडियो में बताया हुआ है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे एक वीडियो खुलेगा जिसमें सब बताया हुआ है कि वीडियो की मेंबरशिप लेने के क्या बेनिफिट्स हैं, मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है। तो आज ही जाएं लिंक पे। फिर इंस्टाग्राम पे और फेसबुक दोनों जगह हम मौजूद हैं, आप दोनों जगह हमसे जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पढ़ते हैं पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में। देखो मेनली दो गैसेज हैं जिसके अराउंड पूरा गेम चलेगा। वो है, एक तो ऑक्सीजन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हमने ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 में बात की हुई है। अब जब हमारे ब्लड में जो जैसे कि जो ऑक्सीजन है 97% जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो होती है आरबीसी के अंदर। ठीक है, तो जैसे मान लो ये आपका आरबीसी है, तो 97% के आसपास जो ऑक्सीजन है आपके ब्लड में, ठीक है, 97% जो ऑक्सीजन है आपके ब्लड में वो आरबीसी के अंदर है, रेड ब्लड सेल के अंदर है। ठीक है, रेड ब्लड सेल के अंदर रहती है। और जो बाकी 3% ऑक्सीजन है वो रहती है बाहर, प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन है ब्लड का, जो कि येलो कलर का होता है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने जो सेल वाला चैप्टर है ब्लड सेल्स और ब्लड के बारे में पूरा बताया हुआ है। तो ये प्लाज्मा है। जितना भी लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का उसको प्लाज्मा बोलते हैं। तो 3% ऑक्सीजन उसमें रहती है, 97% रहती है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। तो ये तो हो गया इसका। फिर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी आरबीसी के अंदर रहती है, लेकिन वो 20 से 25% ही रहती है। ठीक है, तो अगर 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरबीसी के साथ रहती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल के अंदर रहती है। जैसे 97% ऑक्सीजन रहता है आरबीसी के अंदर, ऐसे ही रेड ब्लड सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है, लेकिन 20 से 25% ही रहती है। ठीक है, बाकी 7% रहती है प्लाज्मा में। ठीक है, 7% रहती है प्लाज्मा के अंदर। और अभी भी बहुत बची है। देखो 7% ये रही, 20-25% ये रही, तो अराउंड अभी सिर्फ 30% के आसपास हुआ, तो 70% अभी बची है। तो बाकी जो 70% है कार्बन डाइऑक्साइड वो रहती है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ठीक है, किसके फॉर्म में रहती है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस फॉर्म में रहती है। मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड ना तो आरबीसी में है ना प्लाज्मा में है, वो रहती है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। बाइकार्बोनेट की फॉर्म कैसे है, क्या है, ये भी आगे जब मैं भी पढ़ाऊंगा अभी आपको इसी वीडियो में, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे रहती है वो। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए बस आप ये ध्यान रखो 70% कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर रहती है, तो सॉरी बाइकार्बोनेट फॉर्म में रहती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन का रहती है आरबीसी के अंदर 97%, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड का रहती है बाइकार्बोनेट फॉर्म में रहती है 70%। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया पूरी कहानी अभी तक की। अब दूसरी चीज बता देता हूं, आरबीसी के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे ऑक्सीजन अटैच रहती है? आरबीसी के अंदर आपका होता है हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो जैसे आपका ये आरबीसी है, ये मान लो पूरा आरबीसी है, बड़ा बना दिया इसको मैंने। अब इस आरबीसी के अंदर होगा एक मॉलिक्यूल होता है हेमोग्लोबिन का। वो हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल क्या होता है उसमें इस तरह से क्या होता है, 4 हीम स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इसको हीम स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये भी हीम है। ठीक है, मान लो एक पहला हीम ये रहा, एक हीम ये रहा, एक हीम ये रहा, एक हीम ये रहा, एक हीम ये रहा। ठीक है, ये हीम के स्ट्रक्चर हैं। इनके अंदर होता है आयरन, Fe मतलब आयरन है। इन हीम स्ट्रक्चर के अंदर होता है आयरन, और इन हीम स्ट्रक्चर के साथ अटैच होता है ग्लोबिन प्रोटीन। क्या अटैच होता है? प्रोटीन अटैच होता है इनके साथ, ऐसे ये प्रोटीन अटैच है इनके साथ, ये प्रोटीन होता है ग्लोबिन। ठीक है, तो ऐसे बनता है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन वर्ड को ब्रेक करोगे तो ऐसे बनता है, ऐसे मैं अगर लिखता हूं हीमोग्लोबिन, तो हीम क्या है? हीम एक तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आयरन अटैच है। ठीक है, तो ये तो आयरन वाला पार्ट समझ लो, हीम वाला। ठीक है, हीम ऐसे 4 होते हैं, इन सब के अंदर आयरन है।
ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन वाला पार्ट है, तो ऐसे लिख सकते हैं ये आयरन वाला पार्ट समझ लो और ये प्रोटीन वाला पार्ट है। समझ में आ गया। तो ये स्ट्रक्चर है आपका हेमोग्लोबिन का। अब एक स्ट्रक्चर और होता है, इसे बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर में, बुक में, सिलेबस में, इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं सारा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन में क्या है, जब इस हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर में, इस हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में मान लो अगर ऑक्सीजन लग जाए आके, ऐसे लगती है ऑक्सीजन, 4 मॉलिक्यूल लगते हैं, ठीक है। तो जब इस पूरे स्ट्रक्चर में देखो, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये मैंने अभी जो आपको बताया था, ये था हेमोग्लोबिन का, ठीक है। ये पूरा हेमोग्लोबिन था, ये जो इसके अंदर है, पूरा बॉक्स के अंदर ये हेमोग्लोबिन था। इस हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर में जब ऐसे 4 मॉलिक्यूल लगते हैं ऑक्सीजन के आगे, जब इस हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर में 4 मॉलिक्यूल लग जाएंगे ऑक्सीजन के आगे, तो ये बन जाएगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन। समझ गए। पहले ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन था जब तक ऑक्सीजन लगी नहीं थी, जैसे ही ऑक्सीजन लग गई तो ये बन गया ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। यहां देख सकते हो हेमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो ये बन जाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। समझ में आ गई थी कहानी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि जैसे कि मान लो आपका ये टिश्यू है, ये जैसे कि टिश्यू है या कोई भी ऑर्गन है। अब यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन होगी, इस वाले जो ब्लड में आ रहा है इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, ठीक है। पूरा बता दिया मैंने आपको पीछे, कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की कहाँ ज़्यादा होती है कहाँ कम होती है, पार्ट 2 में पूरा बताया। तो यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और CO2 कम होगी। टिश्यू आपका डीऑक्सीजनेटेड होता है, तो टिश्यू में क्या होता है, CO2 ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन होता है कम, ठीक है। ये आपको पता है। अब क्या होता है कि जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि आपका आरबीसी है, ठीक है, ये आपका हेमोग्लोबिन मान लो, जैसे हेमोग्लोबिन है, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन है, ठीक है। अब हेमोग्लोबिन पे आपके ऑक्सीजन के ऐसे 4 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं जुड़े हुए, पीछे बता दिए मैंने, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है। अब यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ एक्सचेंज होगा, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है तो इधर से इधर की तरफ आ जाएगी। अब होता क्या है, ये एक साथ नहीं चार हो जाते हैं, एक एक धीमे धीमे करके हटता है। तो पहले ये हटेगा, ठीक है, तो पहले वेट होता है, तो पहले एक हटता है, फिर धीमे 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 करके पहले एक हटेगा, एक हटके ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये इधर जाएगा पहले, ठीक है, फिर दूसरा हटेगा, फिर तीसरा हटेगा, फिर ऐसे हटते हैं धीमे धीमे करके, ठीक है। एकदम से नहीं है कि चारों मॉलिक्यूल हट जाएंगे इसमें से हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर से और इसके अंदर चले जाएंगे। तो इसीलिए जब आप ये देखोगे ना, इस साइड क्या है, ऑक्सीजन का परसेंटेज का सैचुरेशन, इस टाइम क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जैसे ये समझ लो इस साइड ही है। तो अब ये धीमे स्टार्टिंग में थोड़ा धीमे धीमे बढ़ता है, एकदम से ऐसा नहीं है ग्राफ ये स्ट्रेट, ठीक है, ऐसा ग्राफ नहीं है ना, ये पहले स्लोली स्लोली बढ़ता है, फिर ये पेस पकड़ता है। क्यों, क्योंकि एकदम से चारों मॉलिक्यूल नहीं हटते, पहले एक हटेगा, चेक करता है कि भैया एक हट गया, सही जा रहा नहीं जा रहा, तो पहले एक हटके, ठीक है, एक हटे, एक जैसे यहाँ पे मैं यही बनाया मैंने, तो एक हट गया, एक हटके फिर पहले इसमें जाएगा टिश्यू में, फिर धीमे धीमे फिर दूसरा बेग होगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, फिर चौथा जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा प्रोसेस चलता है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे बाउंड है, तो ये इसको इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है। भाई ऑक्सीजन को यहाँ से यहाँ निकल जाना है ना, ये ब्लड वेसल है ना आपकी, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, कैपिलरी है, ऑक्सीजन को कैपिलरी में से टिश्यू में जाना है, तो ये ऑक्सीजन ये कहाँ पे होगी ऑक्सीजन आपकी, ये हेमोग्लोबिन में अटैच होती है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन इतनी जल्दी ऑक्सीजन को छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स ऐसे आते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं जो हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को छुड़वाने में मदद करते हैं, ठीक है। ये इतना ही तो इतनी आसानी से ऑक्सीजन छोड़ेगा नहीं हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन बहुत प्यार करता है ऑक्सीजन से, तो छोड़ेगा नहीं इसको आसानी से, और जब ये छोड़ेगा नहीं फिर यहाँ से ऑक्सीजन निकल के इसमें जाएगी नहीं, फिर टिश्यू के पास ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं। भाई हमारा मेन काम क्या है, ब्लड में ऑक्सीजन क्यों फ्लो कर रही है, ताकि ये जो टिश्यू है या जो ऑर्गन है, ये जो सेल्स हैं, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचे। ऑक्सीजन तब पहुंचेगी ना जब यहाँ से हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ेगा, तभी तो ऑक्सीजन निकल के यहाँ पहुंचेगी। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन ऐसे नहीं छोड़ता। 3 चीजें होती हैं,
जब ये इसके यहाँ पे आती हैं तब ये ऑक्सीजन छूटती है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको हल्का हल्का थोड़ा आइडिया देता हूँ, 3 चीजें वो क्या है। पहला वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अटैच है ना, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगा यहाँ पे, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। दूसरा होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। तीसरा होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब ये 3 कंडीशंस होती है ना, तो ये मजबूर कर देती हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन हट जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन हट के फिर ये इसमें आ जाता है टिश्यू में। हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन छोड़ना पड़ता है, वो कब छोड़ेगा, जब ये 3 कंडीशन होगी। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, CO2 भी यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन आयंस बढ़ेंगे और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब ये 3 कंडीशन फुलफिल होगी तब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ेगा, तब ये यहाँ से ऑक्सीजन हटके, हेमोग्लोबिन से यहाँ से हटके फिर ये इस जो ब्लड वेसल है यहाँ पे, जो कैपिलरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ से टिश्यू के अंदर आएगी, ठीक है। यहाँ से फिर CO2 उसमें चली जाती है ब्लड वेसल के अंदर। समझ में आ रहा है कहानी? तो इस तरीके से अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो 3 कंडीशन आपको बताई है, वो 3 कंडीशन क्या है आप देख सकते हो। हाई CO2, प्रेशर ऑफ CO2 मतलब वही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, हाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो मैंने भी आपको बताया था पीछे, और तीसरा क्या था, हायर टेम्परेचर। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीजें मैंने आपको बताई है ना, हाई CO2, हाई हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, हाई टेम्परेचर। ये टेम्परेचर हाई कहां से होता है आपको मालूम है? देखो जब ATP बनता है ना, ATP बनता है नहीं बनता, सेल्स के अंदर ATP बनता है, तो जब ATP बनता है तो हीट एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन जब होती हैं तब हेमोग्लोबिन छोड़ता है ऑक्सीजन को। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये कंडीशंस हैं फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हेमोग्लोबिन। जो मैंने आपको बताया था, ये जो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन ही तो है, हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से ऑक्सीजन कब टूटेगा, डिसोसिएशन कब होगा ऑक्सीजन का, जब ये 3 कंडीशन होंगी। तो ये 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कब डिटैच होता है, कब डिसोसिएट होता है, वो 3 कंडीशन क्या है। तो ये 3 कंडीशन ये सामने लिखी है आपके, आगे समझ में? तो ये हो गया। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में, बाइकार्बोनेट आयन की, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस फॉर्म में रहता है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। देखो जो CO2 होता है पानी में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, फिर ये डिजोल्व होता है इस एंजाइम के प्रेजेंस में। ये एंजाइम है, एंजाइम का काम होता है किसी भी एक तरीके कैटलिस्ट का काम करते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं। तो ये ऐसे जुड़ के ये ऐसे बन गया, फिर देखो बाइकार्बोनेट आयन बन गया और ये निकल गए। तो हाइड्रोजन आयंस भी जो यहाँ पे आ रहे हैं ना, ये वाले हाइड्रोजन, वो भी यहीं से इसी से आ रहे हैं भाई। 70% मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था CO2 किस फॉर्म में रहती है, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको 70% जो CO2 रहती है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रहती है। बताया था ना मैंने आपको, आता उस टाइम कि आगे जाके बताऊंगा आपको मैं, ये वही है। 70% CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैसे रहती है, वो ऐसे रहती है। 20-25% तो RBC से अटैच रहता है भाई, 25% ये RBC है, ठीक है। तो 25% तो इसके अंदर रहता है CO2, बाकी 70% कहाँ है, इस फॉर्म में है। देखो CO2 वाटर में मिला, ये बना, फिर फाइनली ये ऐसे ये बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट सॉल्ट के फॉर्म में निकल गया, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट आयन है। और हाइड्रोजन आयन जो पीछे मैंने बताया आपको, ये हाइड्रोजन आयन भी यहीं से आ रहा है, इस रिएक्शन की वजह से आ रहा है। ये जो हाइड्रोजन आयन बताया ना मैंने आपको, ये भी यहीं इधर से ही आ रहा है, ठीक है। और ये भी क्या है, बाइकार्बोनेट आयन है। ये इसी फॉर्म में मैक्सिमम 70% CO2 इसी फॉर्म में रहती है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था 70% CO2 रहती है, वो उस फॉर्म में रहती है, ठीक है। अब आता है कि ब्रीथिंग को हमारा ब्रेन कैसे रेगुलेट करता है। ब्रेन से बहुत ज्यादा ना हर चीज कनेक्टेड है, बिना ब्रेथ के ना तो हार्ट चल रहा है ना ब्रीथिंग हो रही है। अब क्या हो रहा है, नॉर्मली हम कितना ब्रीथ करते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं 1 मिनट में अराउंड हम 12 से 16 बार ब्रीथ करते हैं। अगर मैं 1 मिनट में देखूं, आप 12 से 16 टाइम ब्रीथ कर रहे हो, इतनी बार सांस लेते हो आप 12 से 16 टाइम, ठीक है। अराउंड आधा लीटर सांस आप इनहेल करते हो और आधा लीटर ही सांस आप एक्सहेल करते हो। आधा लीटर सांस अंदर लेते हो, आधा लीटर सांस बाहर फेंकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ये टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है इसको। अभी फिलहाल ये ध्यान रखो कि 12 से 16 टाइम हम ब्रीथ करते हैं 1 मिनट के अंदर। अब ये कैसे कंट्रोल हो रहा है, ये कंट्रोल करता है आपका ब्रेन में एक सेंटर होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा, ब्रेन में ये होता है, ठीक है। अगर आपने नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा।
अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी ये मान के चलो कि ब्रेन में ये पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगोंटा का। तो यहाँ पे एक सेंटर होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, उसको रेस्पिरेटरी राइम सेंटर भी बोलते हैं, और रिदमेटिस एरिया भी मान लो उसको, यहाँ पे आपका रिदमिसिटी एरिया दिया है तो उसको रेस्पिरेटरी राइम सेंटर भी बोला जाता है। तो ये जो एरिया है ना, ये कंट्रोल करता है आपके ब्रीथिंग को कि 12 से 16 टाइम ब्रीथ करना है। कैसे कंट्रोल करता है, देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके जैसे कि मान लो रिब केज है, ये रिब केज है, ठीक है, मान लो आपका रिब केज है, अभी ये थोड़ा ठीक नहीं बना, ये आपकी रिब्स है मान लो, ठीक है, ये रिब्स है, ऐसे मैंने आपको पीछे बताया था। और यहाँ पे रिब्स के नीचे हमारा, हमें पता है एक यहाँ मसल होती है डायफ्राम, ठीक है, ये डायफ्राम होता है, ये पूरा मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और ये जो रिब्स हैं, इन रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं, इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, ठीक है, ये जो रिब्स हैं इनके बीच में मसल्स हैं, इन्हें बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। देखो कोस्टल वर्ड का मतलब ये होता है रिब्स, इंटर मतलब बीच में, तो रिब्स के बीच में जो मसल है इसलिए इनका नाम इंटरकोस्टल हो गया। तो आपको पता है ब्रीथिंग जब आप इनहेल करते हो, पिछले वाले वीडियो में बताया, तो ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ये जो इंटरकोस्टल मसल है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये सब मैं पीछे पार्ट 2 में बता चुका हूँ, नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लो। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं करती, ये जो सेंटर है ना रिदमिसिटी एरिया, ये जो सेंटर है रेस्पिरेटरी सेंटर, यहाँ से जाते हैं सिग्नल, क्या जाएंगे, यहाँ से जाएंगे इधर सिग्नल, एक सेकेंड हम ये लेते हैं, यहाँ से जाएंगे सिग्नल, वो सिग्नल क्या जाएगा, इसको बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट करो, इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक सिग्नल यहाँ जाएगा डायफ्राम को कि तुम भी कॉन्ट्रैक्ट करो, तो ऐसे कंट्रोल होता है, समझ में आ गया, ऐसे कंट्रोल होता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब आप इनहेल करते हो। अब इनहेलेशन में नॉर्मली टाइम लगता है हमारा 2 सेकंड का, 2 सेकंड का टाइम लगता है। अब होता क्या है, ब्रेन में ऊपर एक एरिया, ये एरिया पॉन्स है, ठीक है, ये पॉन्स एरिया, तो पॉन में एक हमारा सेंटर होता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर, ये जो बना हुआ ग्रीन में न्यूमोटेक्सिक सेंटर, ये क्या करता है, जब आपने इनहेल करा, ठीक है, तो ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट करता ही जाएगा, ये आपकी इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती जाएंगी, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा। तो ऐसा हमें ऐसा ना कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट ही करवाते रहना है, थोड़ा रोकना भी तो है, एक्सिलेशन भी तो करना है। तो ये जो एरिया है न्यूमोटेक्सिक एरिया, ये इसको क्या कहते हैं, सिग्नल देगा इनको कि भैया थोड़ी देर के रुक जाओ, अब तुम आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना है, उसको रोकेगा, इनहिबिट करेगा। इनहिबिट करने का मतलब होता है रोकना, ये बोलेगा कि अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्शन रोकना है, ठीक है, अब तुम कॉन्ट्रैक्शन को रोको, अब आगे फर्दर कॉन्ट्रैक्ट मत करो, ठीक है। तो फिर आप करते हो एक्सेल, एक्सेल होता है 3 सेकंड का, ठीक है। तो ये यहां से एक आपको सिग्नल मिलता है इस सेंटर से कि अब भैया हमें आगे मसल्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करनी, अब हमें रिलैक्स करना है, ठीक है। तो फिर जब आप ये वापस कॉन्ट्रैक्शन फिर हटता है, रिलैक्सेशन होता है, यहाँ भी रिलैक्सेशन होता है, फिर आपका एक्सिलेशन होता है, 3 सेकंड लगते हैं एक्सिलेशन में, एक्सिलेशन में टाइम ज्यादा लगता है जब आप बाहर फेंकते हो हवा, ठीक है। अब फिर वापस इसको स्टार्ट करना है, भैया अब चलो ठीक है, रिलैक्सेशन हो गया, वापस इनहेलेशन स्टार्ट करना है। वो कहां से होगा, वो इस एरिया से होगा, जिसे बोलते हैं एपिन्यूस्टिक एरिया। ये वापस फिर इनहेलेशन को क्या करेगा कि चलो भैया वापस इनहेलेशन तुम अब स्टार्ट करो, वापस फिर यही वाला साइकिल स्टार्ट होगी कि वापस फिर इनहेलेशन करो 2 सेकंड का, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है ये एक्सेलेशन में काम करता है, ये इनहिबिट करता है कि अब तुम आगे फर्दर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना। अब ये क्या करता है, ये फिर कहता है चलो ठीक है, अब तुम रिलैक्स हो गए, सारी हवा बाहर निकल गई, अब दोबारा तुम इनहेल होने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। फिर वापस फिर यहाँ से सिग्नल्स जाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, फिर तुम भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो इस समझ में आ गया, ये वही कहानी, इस तरीके से पूरा कंट्रोल चलता है। कंट्रोल अल्टीमेटली तुम्हारा ब्रेन ही कर रहा है। मेडुला ऑब्लोंगोंटा में ये सेंटर पड़ा है, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, ऊपर यहाँ पे पड़े हैं न्यूमोटेक्सिक और एपिन्यूस्टिक एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरियाज आपको पता होने चाहिए। अब एक चीज और है, देखो ब्रीथिंग नॉर्मली 2 चीजों पर डिपेंडेंट है, एक तो हो गया न्यूरल, जो भी मैंने आपको पीछे बताया पूरा, ठीक है, एक होता है केमिकल। अब सुनो केमिकल कैसे है, ये तो बता दिया पीछे पूरा, वही बता के आ रहा हूँ, न्यूरल था, जैसे अपने ब्रेन से कंट्रोल किया वो सब करा, ठीक है। तो नॉर्मल हमारी ब्रीथिंग होती है 12 से 16 टाइम।
अब मान लो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अब एक्सरसाइज के टाइम ब्रीथिंग पहुंच जाती है 40 से 50 ही पहुंच जाती है 1 मिनट में। एक मिनट में 40 से 50 टाइम भी आप ब्रीथ करते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी इंटेंसिटी कितनी एक्सरसाइज की। तो उस टाइम पे फिर क्या होता है, ये वाला चीज़ काम ज़्यादा करती है, ब्रीथिंग इससे कंट्रोल ज़्यादा होती है। अब इससे कैसे कंट्रोल होती है, आपके बॉडी में कुछ ना केमिकल को सेंस करने वाले रिसेप्टर होते हैं, इन्हें बोलते हैं कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, ये क्या सेंस करते हैं कीमो रिसेप्टर, CO2 का लेवल अप होगा और हाइड्रोजन आयंस का जब लेवल अप होगा तो ये ब्रीथिंग तेज कर देंगे आपकी। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल डाउन होगा, नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जब CO2 और हाइड्रोजन आयंस अप होंगे तो ऑक्सीजन का लेवल डाउन होगा, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे ज्यादा पड़ता है। ठीक है, इसका ज्यादा रोल नहीं है ऑक्सीजन लेवल के डाउन होने का, ज्यादा फर्क कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होना और हाइड्रोजन आयंस जब ज्यादा होंगे तो, क्योंकि देखो ये ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही ये ज्यादा होगा, क्योंकि टॉक्सिक होना लगता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाएगी तो टॉक्सिक हो जाएगी, आपकी डेथ हो जाएगी। तो क्या होता है, तो ये इतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले करता कि ऑक्सीजन डाउन हो रही है। आपको लगता होगा सोचने में कि यार ऑक्सीजन डाउन होगी तभी तो ब्रीथिंग तेज होगी, नहीं, ब्रीथिंग तेज तब ज्यादा होती है, ये कीमो रिसेप्टर्स तब ज्यादा एक्टिवेट होते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड अप जाती है और हाइड्रोजन आयंस अप जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये टॉक्सिक है, हाइड्रोजन आयन एसिडिक है। ठीक है, ब्लड बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, इसमें क्या है CO2 बढ़ जाएगी तो बॉडी टॉक्सिक हो जाएगी, आपकी डेथ हो सकती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये कीमो रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, जब ये वाली कंडीशन आएगी तो ये एक्टिव हो जाएंगे। अब ये होते कहाँ हैं, ये होते हैं आपकी एओर्टा में। एओर्टा पता है ना, हार्ट से निकलती है, सबसे बड़ी आपकी आर्टरी है। ठीक है, अगर आपने सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पढ़ा है, पढ़ोगे समझ में आएगा। हार्ट से निकलने वाली हमारी सबसे बड़ी आर्टरी है एओर्टा। तो एक तो यहाँ पे होते हैं ये, ठीक है, और एक होते हैं ऐसे ही कैरोटिड आर्टरीज में। ठीक है, तो 2 जगह ये मेनली होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जैसे ही इन्होंने देखा कि भैया CO2 का लेवल, क्योंकि यहाँ से जब ब्लड में ही तो बढ़ेगा लेवल CO2 का, हाइड्रोजन आयंस का, तो यहाँ ब्लड यहाँ से फ्लो करेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे इसमें यहाँ पे ये रिसेप्टर्स बने होंगे, बना देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, कैरोटिड आर्टरीज के अंदर ये ऐसे रिसेप्टर्स होंगे, तो ये यहाँ से जब ब्लड फ्लो करेगा तो ये सेंस कर लेंगे कि CO2 बढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन आयंस बढ़े हुए हैं, तो ये सिग्नल का भेजेंगे, ये सिग्नल फिर वहीं भेज देंगे आपके जो रेस्पिरेटरी राइम सेंटर है ना। ठीक है, वहां पे सिग्नल जाएंगे, तो इसको सिग्नल भेजेंगे तो फिर रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को सिग्नल भेजेंगे तो फिर वो तेज कर देगा। फिर वापस तेज कैसे होगा, फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, जैसे कि ये इंटरकोस्टल मसल ज्यादा तेज फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और ये जो आपका डायफ्राम है ये भी कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वही प्रोसेस चलेगा। लेकिन पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ, यहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स ने ये चीज सेंस करी, फिर इन्होंने सिग्नल भेजा ब्रेन को, फिर ब्रेन वापस वैसे ही सिग्नल भेजेगा जैसे पीछे मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए केमिकल वाला सिस्टम। ठीक है, ये जनरली जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या ब्रीथिंग बहुत बढ़ानी है, तेज करनी है, तब ये एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो गाइज ये था आज का वीडियो, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। यार काइंडली अगर इस वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो उसको सबके साथ शेयर जरूर करा करो, ताकि हर बच्चे को अच्छी और इजी इन्फॉर्मेशन मिल सके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।